वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे तथा पढ़ाई लिखाई आप लोग का अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग इस वीडियो में, जैसे कि लास्ट पार्ट में आप लोगों को पता होगा, क्लास 6 का ज्योग्राफी हम लोग का चल रहा है। तो क्लास 6 का ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 होने वाला दोस्तों, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग उसके अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को दो चैप्टर करके धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि इसमें जो ज्योग्राफी में दिया गया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉइंट दिया गया है। इसीलिए मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझाते हुए क्लियर कर दूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका गारंटी में बोलता हूँ, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। सब सवाल इसी से फंसेंगे आपके बीपीएससी के परीक्षा में। तो बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। वही स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, तथा वीडियो को लाइक कर ले। अगर लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख ले, उसके बाद ये देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको बनाने में अच्छे से मैंने ये सारा कुछ समरी में लिख दिया हूँ, जो अगर के आपका की पॉइंट है मैं उसका यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा फिगर की ज़रूरत था तो सारा उसका ही पीडीएफ मैं इसमें इंक्लूड कर गया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे। मेरा ये फिर से एक बार बताना चाहूँगा, क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 में जिसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही चैप्टर 3 आइएगा तो चैप्टर 3 का नाम है दोस्तों पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल से पहले बताया गया है जलमंडल क्या होते हैं, स्थल मंडल क्या होते हैं, वायुमंडल क्या होते हैं। तो जैसे कि जलमंडल के बारे में दोस्तों पता होगा, जो हमारे पृथ्वी के जल चारों तरफ फैले हुए, जैसे नदी के रूप में, तालाब के रूप में, सागर के रूप में, महासागर के रूप में, इसी को हम लोग जलमंडल बोलते हैं। आप लोग पता होगा सबको। उसके बाद एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि 1984 ईस्वी में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी, उन्होंने पूछा उनसे कि आकाश से हमारा धरती किस तरह का दिखाई देता है। तो उसी समय वो जवाब दिए थे राकेश शर्मा जी ने कि पृथ्वी वहाँ से नीला दिखाई देता है। तो लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ कि जो पृथ्वी का नीला जो दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारा समुंदर है, उसको रिफ्लेक्शन के कारण नीला दिखाई देता है। उसके बाद जो स्थल मंडल है दोस्तों, स्थल मंडल वही है जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह होता है, जो ठोस भाग होता है जिसमें मिट्टी कंकड़ पाए जाते हैं, उसको स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरा आता है स्थल संधि। एक आता है स्थल संधि। किसको बोलते हैं? स्थल संधि ऐसा संधि होता है दोस्तों कि वो एक संकीर्ण भाग होता है जो दो बड़े भूखंडों को आपस में जोड़ता है। जैसे कि आप उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका को देखिएगा तो ये दोनों भूखंड को एक छोटे से स्थल संधि के द्वारा जोड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्थल संधि। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा ये सब में ज़रूरत है आपका ये एग्जाम्पल याद रखने का। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, एग्जाम्पल ही, आपका परिभाषा नहीं पूछेगा। तो ये याद रखिएगा, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है जो आपस में जल संधि से जुड़ा गया है। ठीक। उसके बाद जल संधि जो क्या होता है दोस्तों, जो जल संधि होता है पानी का एक संकरा भाग होता है जो बड़ी जल राशि को समुद्र अथवा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। जल संधि को ही हम जल डमरू मध्य बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो पाक जल डमरू मध्य है दोस्तों, भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। आशा करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद आगे में दिया गया है मेरा चैप्टर 3 में ही वायुमंडल क्या होता है। जैसे कि पता होगा वायुमंडल हमारे पर्यावरण के चारों ओर वायु का एक घेराव होता है, चारों तरफ वायु पाया जाता है, उसको हम लोग वायु का क्षेत्र यानी कि वायुमंडल बोलते हैं। ठीक। इसी को अगर इंक्लूडिंग रूप से जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल को तीनों मिला दें तो वो मेरा जैवमंडल बोलते हैं। यानी कि हमारा इस इन्वायरमेंट में जो भी पाया जाता है उसको हम जैवमंडल बोलेंगे एक शब्द में। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे वायुमंडल की संरचना के बारे में दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जो सबसे नीचे परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है, उसके बाद समताप मंडल होगा, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद दोस्तों होगा मेरा बहिर्मंडल। ठीक। आशा करता हूँ इतने आप लोग समझ गए होंगे। जो समताप मंडल में होता है दोस्तों, उसमें ओजोन मंडल पाया जाता है, तथा जो मेरा कृत्रिम उपग्रह जो होता है दोस्तों वो बहिर्मंडल में होता है। आशा करता हूँ इतना समझ गए। इस क्लास में बस मंडल के संरचना के बारे में बताया गया, किस मंडल में क्या होता है उसको आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर 3 का यहाँ पे अंत होता है, उसमें कुछ MCQs दिए गए हैं। जैसे कि दिया गया है जीवन यापन, मतलब जीवन कहाँ पे पनपता है। तो सिंपल से बात है, कहीं एक जगह मान चलिए कहीं पे केवल जल मंडल है तो वहाँ पे जीवन नहीं पाएगा। जहाँ पे तीनों चीज़ होगा, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, वहीं पे जीवन पाया जाएगा। तो उसको संक्षिप्त रूप में क्या बोलते हैं? जैवमंडल। तुम्हारा जैवमंडल सही होगा। अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे मेरा राकेश शर्मा। ठीक। जल डमरू मध्य क्या
होता है तो जो दो बड़े भूजल भागों को जोड़ता है उसको हम लोग जलडमरू मध्य बोलते हैं। समताप मंडल क्या होता है? समताप मंडल होता है कहाँ पे होता है? ये तो वायुमंडल में होता है, जैसे ऑप्शन में दिया रहता है उसी के अनुसार ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे दोस्त, तो नेक्स्ट चैप्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में बताया गया है पृथ्वी के प्रमुख स्थल भाग के बारे में कि मैदान क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है। ठीक, तो धीरे धीरे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे जो एक पॉइंट दिया गया है, चिकनी मिट्टी जो होता है दोस्तों उसको केवाल मिट्टी भी बोलते हैं, जिसमें धान की खेती बहुत अच्छी तरीके से होता है, आप लोग याद रखिएगा। तथा जो नीची और समतल भूमि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। मैदान भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दन मूलक मैदान पहले देख लेते हैं। अपर्दक मूलक मैदान किसको बोलते हैं? जिनका निर्माण दोस्तों अपर्दन के क्रिया के द्वारा होता है। तो आप लोग जेहन में एक सवाल आएगा कि अपर्दन किसको बोलते हैं। अपर्दन एक ऐसी क्रिया है दोस्तों जिसमें 2 चट्टानें आपस में घिसकर टूट जाती है, उसको अपर्दन बोलते हैं। तथा ये जो मिट्टी रहती है टूटकर वहीं पे मिट्टी रहती है। अगर कि इस मिट्टी को कहीं दूसरी जगह उड़ाकर हवा द्वारा, पानी द्वारा, जल द्वारा ले जाया जाता है तो उसको हम लोग निक्षेपण बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो अपर्दन है जिसका मैंने समझा दिया, जिसकी रचना अपर्दन की क्रिया से होती है उसको बोलते हैं अपर्दक मूलक मैदान। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखना चाहे तो फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान अपर्दक मूलक मैदान में आता है। ये सब आप एग्जाम्पल जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। और निक्षेपण का मूलक मैदान में जैसे आपको बताएं, जो इसका निर्माण होता है निक्षेपण क्रिया होता है। जो चट्टानें टूट जाती है उसको नदी द्वारा, हवा द्वारा कहीं दूसरी जगह उड़ाकर मैदान बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं निक्षेपण मूलक मैदान। जैसे में केरल का तट होता है, केरल का तट का मैदान दोस्तों, और हंगरी का मैदान इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैदान होता है दोस्त वो होता है मेरा रचनात्मक मैदान। इस तरीके का मैदान का निर्माण जो होता है दोस्त वो पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी के आंतरिक हलचल होती है तो वहाँ पे कुछ मैदान का निर्माण होता है जिससे को आंतरिक संरचनात्मक मैदान बोलते हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती भाग का मैदान इसका अच्छा एक उदाहरण मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि पठार किसको बोलते हैं तथा पर्वत किसको बोलते हैं, पहले देखेंगे। जो पठार होता है दोस्तों ये भी एक मैदानी भाग होता है, लेकिन मैदानी भाग जैसे मैदानी भाग यहाँ पे होगा तो इससे ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पर होगा। जैसे कि अगर तस्वीर के हिसाब से मैं दिखाना चाहूँ आप लोगों को तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया। ये मेरा सागर रहा, ये मेरा मैदान। मैदान मतलब हुआ कि चारों तरफ ही मेरा एक प्लेन रास्ता मतलब प्लेन रहता है, उसको मैदानी भाग बोलते हैं। जो पठार होता है दोस्तों वो मैदानी भाग से लगभग 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक ऊपर तक का होता है। लेकिन सबसे खास बात होता है पठार का, जो सबसे इसका शीर्ष स्थान होता है दोस्तों ये पूरी तरह सपाट होता है। पठार और पहाड़ यानी कि जिसको पर्वत बोलता है, इस दोनों का बस इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी के कारण ये दोनों में अंतर पाया जाता है। जो पर्वत होते हैं दोस्तों, पर्वत का जो सबसे ऊपर का भाग होता है वो शंक्वाकार होता है, जबकि पठार का जो ऊपर भाग होता है वो सपाट के रूप में होता है, ये उबड़ खाबड़ नहीं होता है। जबकि यहाँ पे जो पर्वत का भाग होता है वो शंक्वाकार पाया जाता है तथा ये भाग जो होता है उबड़ खाबड़ होता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए। बाकी देखते हैं आगे, मैंने समरी में यहाँ पे आप लोग के लिए सब कुछ लिख दिया है। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे बता दिए आपको कि पठार क्या होता है। मैदानी भाग के ऊंचे होते हैं तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है, जैसे कि दक्कन का पठार। ठीक, अगला पॉइंट मेरा है तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो पामीर का पठार है दोस्तों उसको संसार का छत बोला जाता है। ये सब एकदम आपका बुलेट पॉइंट है, डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद जैसे कि मैंने पर्वत के बारे में बताया, पर्वत का सबसे ऊपरी हिस्सा सपाट नहीं होता है तथा आसपास के क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होते हैं, जैसे कि ऐसे टाइप का होते हैं। मतलब ये दोनों का बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र होगा तो इसको हम लोग पर्वत बोलेंगे। पर्वत भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक बलित पर्वत होगा, व्रंशोत्थ पर्वत होगा और एक जो मेरा होगा वो मेरा ज्वालामुखी पर्वत होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं बलित पर्वत किसको बोलते हैं। बलित पर्वत का जो सतह होता है दोस्तों उबड़ खाबड़ होता है तथा शिखर जो होता है वो शंक्वाकार होता है, उसको हम लोग बलित पर्वत बोलते हैं। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, ये उदाहरण आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भारत का हिमालय पर्वत, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत, ये बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक, उसके बाद जो व्रंशोत्थ पर्वत होता है दोस्तों, क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं। जब दरारें पड़ जाती हैं तो जहाँ पर दरारें पड़ती हैं वहाँ का मिट्टी कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्रंशोत्थ पर्वत। व्रंशोत्थ पर्वत का अगर के सबसे अच्छा उदाहरण देखने जाए तो मेरा सतपुड़ा पर्वतमाला है,
बृहस्पति पर्वत का उदाहरण। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दोस्त ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, कहीं कहीं जहाँ पे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी होती है उससे जो लावा निकलते हैं तथा अन्य जो पदार्थ निकलता है बाहर निकलकर वहाँ पे ठंडा हो जाता है, जिससे वहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। जैसे कि इटली का वेसुवियस पर्वत और अंडमान निकोबार द्वीप का जो मेरा बैरन द्वीप का निर्माण हुआ है, ये सब जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं अवशिष्ट पर्वत आखिर क्या होता है। अवशिष्ट पर्वत भी दोस्तों बलित पर्वत का ही भाग है। जब बलित पर्वत बहुत पुराने हो जाते हैं, बहुत प्राचीन हो जाते हैं, तो उसमें कुछ इरोजन होने यानी कि अपर्दन होने लगते हैं, कुछ कटाव होने लगता है, जिसके कारण उसकी ऊंचाई में कुछ कमी आ जाती है। जो ऊंचाई में कमी आती है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट पर्वत। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि अवशिष्ट पर्वत का अच्छा उदाहरण मेरा अरावली है। तो कमेंट सेक्शन में पहले बताइए कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस भारत के राज्य में पाया जाता है। ठीक, जब ये चैप्टर हम ख़त्म कर लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद में ऐसे इस चैप्टर के लास्ट में जब पहुंचिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ MCQ जो कि आप लोग के लिए रखे हुए। ये सारा को अच्छे से मैंने देखिए सारा कुछ वही लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी पर्वत किसको बोलते हैं, बृहस्पति पर्वत किसको बोलते हैं, मैं सारा कुछ लिख दिया हूँ आपके लिए एक जगह पे ताकि आपको आसानी हो सके। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे MCQ देखिएगा तो क्या हमें दिया गया है, भारत में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो आपको पता होगा ये हमेशा मैदानी क्षेत्र में बहती रहती है। उसके बाद आता है जो वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो वाल्मीकि नगर जो स्थित है दोस्तों वो पश्चिमी चंपारण में मेरा स्थित है। तो भारत का जब नक्शा देखेगा तो एग्जैक्ट इसका जो लोकेशन यहाँ पे होगा दोस्तों, इसको हम लोग नॉर्थ है और जो वेस्ट के बीच में का पार्ट है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसको नॉर्थ से में मैं कर दूंगा उत्तरी क्षेत्र में। ठीक, जो जैसे कि मैंने बताया धान का फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो मेरा उपयुक्त मिट्टी है चिकनी मिट्टी, मेरा राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि पठार का ऊपरी सतह कैसा होता है। जैसे कि मैंने बताया पठार का जो ऊपरी सतह होता है सपाट होता है, जो नोकीला और संकीर्ण होता है वो पर्वत का होता है। आप लोग याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं तथा अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।